हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपकी बिहाइव बुक की हम एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। साथ ही साथ हम इस पोएम की राइम स्कीम देखेंगे और सारे पोएटिक डिवाइसेस को भी देखेंगे। ओके, सो इस पोएम के राइटर है विलियम बटलर ईट्स। ये पोएम एक म्यूजिकल पोएम है और इसमें पोएट विलियम बटलर ईट्स ने अपनी इनिसफ्री जाने की इच्छा को जाहिर किया है। इनिसफ्री एक जगह का नाम है जहां पर पोएट का एक बचपन गुजरा है। एंड नाउ द पोएट इज लॉन्गिंग फॉर पीस इन हिज लाइफ। इनिसफ्री एक बहुत शांत और खूबसूरत जगह है एंड दैट इज द रीजन द पोएट वांट्स टू गो देयर। उन्होंने अपना पूरा बचपन वहां पर बिताया है। उनके पास बहुत सारी मीठी मीठी यादें हैं उस जगह की। That is the reason he wanted to go back to Innisfree. पोएम को एकदम लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे। Okay, let's begin the poem. First stanza is, I will arise and go now and go to Innisfree. Arise मतलब होता है to stand up, खड़े हो जाना. So I is referring here to poet William Butler Yeats. Poet is saying, I will arise and go now and go to Innisfree. In a small cabin built there of clay and wattles made. Cabin मतलब एक छोटा कमरा, a small room. And wattles का मतलब होता है वो लकड़ियां जिनका हम फेंस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। Okay? And a small cabin built there of clay and wattles made, 9 bean rows will I have there. A hive for the honey bee and I live alone in the bee loud glade. बी लाउड का मतलब होता है जब हनी बीज की भिनभिनाने की आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड बी लाउड। और ग्लेड का मतलब होता है ओपन स्पेस, खुली जगह। सो आई रेफर्स टू द पोएट विलियम बटलर ईट्स। पोएट इज सेइंग आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। ही वांट्स टू गो टू इनिसफ्री। वो कह रहे हैं कि मैं अभी उठूंगा और तुरंत इनिसफ्री चले जाऊंगा और वहां जाकर मैं एक छोटा सा रूम बनाऊंगा क्ले से और वॉटल से। वॉटल मतलब वो लकड़ियां जिनका फेंस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सो ही इज सेइंग ही विल बिल्ड अ स्मॉल रूम फॉर हिमसेल्फ विद क्ले एंड वॉटल्स। ओके, और अब वहां पर जाएंगे तो उन्हें खाने की भी कुछ जरूरत पड़ेगी। सो अगर उसको कुछ खाने की जरूरत पड़ेगी, ही विल ग्रो 9 rows ऑफ बीन्स नियर हिज रूम। अपने कमरे के पास 9 बीन्स की कतारें वो उगाएंगे पोएट। ठीक है, और अगर और कुछ खाने की इच्छा होगी तो वो हनी ले लेंगे और ओपन स्पेस में एक छोटा सा कैबिन बनाकर इनिसफ्री में रहेंगे। ही फर्दर सेज कि उस ओपन स्पेस में बहुत सारी हनी बीज होंगी और उन हनी बीज की बजिंग की आवाज मेरे कमरे में भी आएगी। एंड ही वांट्स टू लिव ऑल अलोन इन पीस। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. Wheel का मतलब होता है पर्दा। जैसे फीमेल्स अपने फेस को कवर करने के लिए वो पतले से कपड़े से बना पर्दा इस्तेमाल करती है ना, that पर्दा is called wheel. Okay? Dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer and noon a purple glow. And evenings full of linnet swings. So in this stanza, poet is saying कि जब वो इनिसफ्री में होंगे, he will feel peaceful. और इस पीस की फीलिंग को वो स्लोली और ग्रेजुअली महसूस कर पाएंगे। ओके, अब पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उन्हें इनिसफ्री में रहकर पीसफुल कैसे फील होगा। ओके, सो इट इज रिटन हियर, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. Wheels का मतलब मैंने आपको बताया कि पर्दा होता है। So poet is saying कि सुबह के वक्त जब व्यू इतना क्लियर नहीं होगा, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा फॉगी होता है व्यू। ठीक है, So poet is saying कि सुबह के वक्त जब व्यू थोड़ा फॉगी और क्लाउडी होगा, तब ऐसा लगेगा कि मॉर्निंग ने अपने आप को व्हील से ढक लिया हो, मतलब पर्दा कर लिया हो सुबह ने। और इस व्यू को देखकर पोएट इज गोइंग टू फील पीसफुल। ठीक है, ही फर्दर सेज कि वो सुबह को
जब मेल क्रिकेट गाना गाएंगे, क्रिकेट इज अ इंसेक्ट, आप सभी जानते हैं। सो ही इज सेइंग कि सुबह के वक्त जब मेल क्रिकेट गाना गाएंगे, उस नज़ारे को देखकर उसे पीसफुल फील होगा। ओके, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड अ नून पर्पल ग्लो। ग्लिमर का मतलब होता है शाइनिंग। सो पोएट इज सेइंग कि आधी रात में जब स्टार्स चमक रहे होंगे ओपन स्पेस में, तो उनकी चमक को देखकर पोएट को पीसफुल फील होगा। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और शाम के वक्त जब आसमान में एक पर्पलिश ग्लो होगा, उस ग्लो को देखकर पोएट को पीसफुल फील होगा। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग। लिनेट इज अ काइंड ऑफ बर्ड। सो पोएट इज सेइंग कि शाम के वक्त आसमान में जब खूब सारे लिनेट बर्ड्स उड़ रहे होंगे, तो उन बर्ड्स को देखकर पोएट को पीसफुल फील होगा। सो पोएट इज डिस्क्राइबिंग नेचर इन दिस स्टैंजा, कि कैसे कैसे नेचर आपको बेटर फील करा सकता है और पीसफुल फील करा सकता है। ठीक है, ही इज सेइंग कि सुबह के वक्त जब आसमान क्लाउडी होगा, उसे देखकर मुझे पीसफुल फील होगा। सुबह के वक्त जब क्रिकेट अपना गाना गाएंगे, उसे सुनकर मुझे पीसफुल फील होगा। आधी रात में जब आसमान में तारे चमक रहे होंगे, उन्हें देखकर पोएट को पीसफुल फील होगा। जब शाम को एक आसमान में पर्पल ग्लो होगा, उसे देखकर पोएट को पीसफुल फील होगा। जब आसमान में खूब सारे लिनेट बर्ड्स उड़ रहे होंगे, उन्हें देखकर पोएट को पीसफुल फील होगा। तो इनिसफ्री जाकर उसे पीसफुल फील होगा। ओके, नाउ द लास्ट स्टैंजा, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। तो पोएट इज सेइंग कि अब मैं उठ रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू इनिसफ्री फॉर नाइट एंड डे, मतलब फॉर ऑलवेज, हमेशा हमेशा के लिए मैं इनिसफ्री जा रहा हूं। I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. Lapping मतलब होता है striking, टकराना। So here poet is saying कि लेक वाटर जो अपने किनारे से टकरा रहा है, ठीक है, लेक में जो पानी भरा हुआ है वो बार बार किनारे पे टकरा रहा है, उस चीज की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, मुझे सुनाई दे रही है। While I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in deep heart's core. Poet is saying कि उस लेक की वो आवाज हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती है। मैं कहीं पर भी मौजूद हूँ, either on roadways or on the pavement's gray, कहीं पर भी मुझे वो आवाज हमेशा अपने दिल के किसी कोने में सुनाई देती है। ठीक है, The poet is attracted to the voice of lake. So poet is attracted to the sound of water which was striking the shore of lake. Okay? और वो आवाज बार बार उसके दिमाग में रिपीट हो रही है। ठीक है, and he can hear the sound deep in innermost part of his heart. Okay? So ये थी हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं राइम स्कीम की और पोएटिक डिवाइसेस की। देखिए, अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो आप जानते होंगे राइम स्कीम को चेक करने के लिए हमें एक सेंटेंस का लास्ट वर्ड देखना पड़ता है। सो फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड क्या है? इनिसफ्री। और सेकंड सेंटेंस का लास्ट वर्ड है मेड। ओके, थर्ड सेंटेंस का लास्ट वर्ड क्या है? हनी बी। और फोर्थ सेंटेंस का लास्ट वर्ड इज ग्लेड। तो अब हमें ये देखना है कि आपस में राइम कर रहे हैं कि नहीं। राइम का मतलब एक जैसा साउंड कर रहे हैं या नहीं। सो Innisfree, is it rhyming with made? Innisfree made, no, एक जैसा साउंड नहीं कर रहे। Innisfree का राइम स्कीम हो गया A और made का हो गया B। दो वर्ड्स अगर एक जैसा साउंड करेंगे तो उन दोनों का राइम स्कीम सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल सैड मैड, तो सैड का राइम स्कीम A है तो मैड का भी A ही होगा। समझ आ गया? देखिए, अब Innisfree, made, honey bee और glade। Innisfree is rhyming with honey bee. Innisfree, honey bee. Innisfree का राइम स्कीम A, made का B, क्योंकि वो दोनों आपस में राइम नहीं करे, that's why different. Okay? Innisfree का A, made का B, honey bee का भी A होगा क्योंकि Innisfree का A है। ठीक है? और made और glade आपस में राइम कर रहे हैं, तो made का B है तो glade का भी B होगा। राइम स्कीम कुछ इस तरह से है A B A B। कोई डाउट? समझ आ गया? पूरी पोएम में राइम स्कीम सेम है, देख सकते हैं आप। स्लो सिंग्स
ग्लो विंग्स, ABAB। यहाँ पर देखिए डे शोर ग्रे कोर, ABAB। समझ आ गया? पूरी पोएम में राइम स्कीम है ABAB। ओके ओके, लेट्स डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस नाउ। I will arise and go now and go to Innisfree, a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. अब यहाँ पर देखिए a hive for the honey bee, इसमें hive और honey bee का फर्स्ट अल्फाबेट HH है ना? जब एक सेंटेंस में कोई दो वर्ड्स पास पास में मौजूद हो और उनका पहला अल्फाबेट सेम हो, ठीक है, तब वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एलिट्रेशन। तो हाइव हनी बी में पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। समझ आ गया? चलिए आगे देखते हैं अब। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब यहाँ पर क्लाउड्स को व्हील बोला गया है, तो यहाँ पर मेटाफर है। देखिए मेटाफर और सिमिली में बच्चे जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब एक चीज का कंपैरिजन हम दूसरी चीज से करते हैं वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है सिमिली। कंपैरिजन करते वक्त अगर हम एज और लाइक शब्दों का यूज करते हैं तो वहां पर सिमिली होता है, और अगर हम किसी चीज को वही बोल देते हैं जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, देन वी हैव मेटाफर। देखिए एग्जांपल देते हैं एक, अगर मैं आपसे कह रही हूं कि आप भैंस की तरह मोटे हैं, आई एम कंपेयरिंग यू टू द भैंस, राइट? तो यहाँ पर मैंने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है वैसे ही एज और लाइक का इस्तेमाल तो सिमिली, और मैं अगर आपको कह दूं कि आप भैंस हैं, देन वी हैव मेटाफर। ओके, तो यहाँ पर क्लाउड्स को व्हील्स बोला गया है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस है। गॉट माई पॉइंट? ओके, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब देखिए कहा गया था पोएम में कि ऐसा लगता है मॉर्निंग ने व्हील ओढ़ लिया हो। इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल? मॉर्निंग व्हील कैसे ओढ़ सकती है? वो तो फीमेल्स ओढ़ती हैं। तो इसलिए यहाँ पर पोएट ने मॉर्निंग को पर्सोनिफाई कर दिया। दैट्स व्हाई द पोएटिक डिवाइस हियर इज पर्सोनिफिकेशन। समझ आ गया? ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स में वी हैव मेटाफर, और मॉर्निंग को पर्सोनिफाई किया गया है, दैट्स व्हाई वी हैव पर्सोनिफिकेशन। ओके ओके, आगे देखते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड अ नून पर्पल ग्लो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। देखिए यहाँ पर आई विल अराइज एंड गो नाउ, ये पोएम के स्टार्टिंग में भी ये लाइन यूज हुई थी। जब कोई भी वर्ड या कोई पूरा सेंटेंस एक पोएम में दोबारा रिपीट हो या फिर बार बार रिपीट हो, तब वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है रेपिटिशन। पोएम की स्टार्टिंग में ही ये लाइन थी आई विल अराइज एंड गो नाउ, और यहाँ पर थर्ड स्टैंजा में भी उसी लाइन का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है रेपिटिशन। ओके, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in deep heart's core. Okay, so poem की explanation हमने समझ ली, हमने सारे पोएटिक डिवाइसेस देख लिए, राइम स्कीम भी देख ली। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।